हेलो दोस्तों। अब हम लोग सीखेंगे कि हमारे जो व्यंजन हैं वह कौन कौन से वर्ण होते हैं और किस प्रकार से हम उन्हें सीख सकते हैं। तो देखिए व्यंजन, तो जो भी वर्ण व्यंजन क्या होते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। आपको इनकी संख्या याद रखनी है। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ तक हम अभी तक सीख चुके थे। अब देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें काम है उसे आप ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से वर्ग लिखे जाते हैं। ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है और ये पा वर्ग है। तो देखिए दोस्तों, इनके सामने ये जो तीर बना रहा हूं मैं, इसका मतलब होता है पंक्ति। यानी कि इधर को हम जब चलेंगे इस प्रकार से मूव करते हुए, यानी कि लेफ्ट से राइट, तो वह एक पंक्ति कहलाएगी। ठीक है, यानी कि एक रो कहलाएगी। पंक्ति कह लो, हाँ, तो पंक्ति कह सकते हो या फिर आप उसे रो कह सकते हो। ठीक है। और यदि आप ऊपर से नीचे के लिए जाते हैं, ऊपर से नीचे के लिए जाते हैं, तो ये चीज आपकी कॉलम कहलाती है। कॉलम या फिर स्तंभ कहलाती है। ठीक है। तो कुछ हमारे ये 25 वर्ण हैं। 25 वर्ण जो हैं या 25 व्यंजन जो हैं, इन्हें हमने रो और कॉलम की कैटेगरी में बांट दिया है। तो देखिए, जो पहली रो है वह का वर्ग कहलाता है, दूसरा चा वर्ग कहलाता है, तीसरा टा वर्ग कहलाता है, चौथा ता वर्ग कहलाता है और पांचवा पा वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, यानी कि कुल 5 कॉलम या कुल 5 आपके स्तंभ होते हैं। उसी प्रकार से 5 आपकी पंक्तियां होती हैं। अब देखते हैं हम कौन सी पंक्ति में कौन कौन से वर्ण या व्यंजन आते हैं। तो जो का वर्ग है उसमें का, खा, ग, घ, अंगा, ये अंगा बोला जाता है। ठीक है, ये आते हैं। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, या, इसे हम या बोलते हैं। ठीक है, ये आते हैं। उसी प्रकार से टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणा, तो इसे अणा बोलेंगे। इसी प्रकार से ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ये वर्ण व्यंजन आते हैं। उसी प्रकार से अंतिम वर्ण जो पंक्ति है पा वर्ग की, उसमें क्या आते हैं? तो देखिए पा, पा, बा, भा, मा, ये व्यंजन आते हैं। अब यदि आप इन्हें गिनेंगे तो इनकी कुल संख्या 25 होगी, 25। ठीक है, तो ये 25 के 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, 25 के 25 हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना है इतना। 25 से 25 भी क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और जो ये फिफ्थ कॉलम है, पांचवा स्तंभ है, ये या फिर प्रत्येक पंक्ति का पांचवा अक्षर, तो इसे पंचमा अक्षर बोल दिया। ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। नासिक के व्यंजन का मतलब ये है कि जब आप इनका उच्चारण करेंगे, जैसे इया, अंगा, अणा, ना, मा, तो आवाज नाक से निकलती है ना। तो इसलिए नासिक के व्यंजन कहे जाते हैं। और जो ड और ढ है, ये उच्चिप्त व्यंजन है, यानी कि जो बीच में आते हैं। ठीक है जी, ये चीजें हमारी क्लियर है। अब देखिए, जैसे थोड़े से 25 तो क्लियर हो गए। 25 से नीचे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको अंतस्थ व्यंजन मिलेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो या है, रा है, ला है, बा है, ये 4 होती है इनकी संख्या। तो ये 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अब ये अंतस्थ व्यंजन में भी प्रत्येक व्यंजन की अपनी अपनी कैटेगरी है। जैसे कि यदि आप या और वा को एक साथ उठा लेते हैं, तो या और वा ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर का क्या मतलब हो गया? अर्ध का मतलब आधे स्वर का मतलब स्वर, यानी कि इनका बिहेवियर जो है वो स्वर जैसा होता है। जैसे यदि आप महिलाएं लिखते हैं, तो देखिए महिलाएं आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिसमें कि आपने ए का इस्तेमाल किया है, यह एक स्वर है। इसी प्रकार से आप महिलाओं को रिप्लेस करके इस ए की जगह पे आप या का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक व्यंजन है। तो इस या ने स्वर के जगह पे काम चला दिया। उसी प्रकार से कौवा, तो कौवा, देखिए ये जो वा है ये एक स्वर है, जबकि आ जो है
वह अपने आप, सॉरी आ जो है वह स्वर है और वह ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। लेकिन आप को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो वा ने क्या किया, इस वा ने आ को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये अर्ध स्वर कहलाए। ये बात समझ में आएगी। अब जो रा है, रा अपने आप में प्रकंपित या लुंठित वर्ण होता है। प्रकंपित कंपन, रा बोलने में हमारी जो कंठ है उसमें क्या होता है, कंपन होने लगता है या लुंठित वर्ण कहलाएगा। जो ला है, ला पार्श्विक ध्वनि है या पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बड़ा सा, पेट फटोसा, छोटा सा, हा, ये 4 व्यंजन है जो कि ऊष्मीय या फिर संघर्षी कहलाते हैं, जिन्हें बोलने में ज्यादा ऊष्मा लगती है। वह या मुख से ज्यादा ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्मीय या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जीभ को संघर्ष करना पड़ता है बोलने के लिए, ठीक है ना। तो क्लियर हो गई यहाँ तक संघर्षी उसमें। उसके बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन। जिस प्रकार से संयुक्त क्या थे, स्वर थे, उसी प्रकार से संयुक्त क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन संयुक्त कहलाते हैं, तो छा, सही है, ये सिरा है, सिरा, छा, त्रा और जिया। अब देखिए संयुक्त क्यों कहलाया, सिरा। तो सिरा में आप जब सिरा बोलेंगे तो आपको आवाज आएगी बड़े सा की और रा की, तो इसलिए संयुक्त कहलाता है। कक्षा वाला छा, तो क और बड़े पेट फटोसा की आवाज आती है, इसीलिए इसे छा बोलाते हैं। ये त्रा, तो त्रा देखिए आधे ता और रा से मिलके बना है, तो इसीलिए इसकी आवाज किसकी देता है, त्रा की आवाज देता है। वहीं जिया, जिया जा और इया से मिलके बना है, तो आवाज जिया की देता है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं क्या, ज्ञान, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब देखिए वर्णों की संख्या की यदि बात की जाए तो हमने स्वर पढ़ लिए, हमने व्यंजन पढ़ लिए। अब हम वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात करेंगे। तो वर्णों की संख्या में जो स्वर हैं वह कितने होते हैं लिखने के आधार पर, 11। अयोग्य, अयोग्य कौन कौन से, अंग और आहा 2 थे। उच्चित हमने देख लिया अभी, डा और ढा वाले, ये भी इनकी संख्या 2 थी। हमने संयुक्त देखे, संयुक्त व्यंजन हमारे, संयुक्त क्या है, ये स्वर हैं, सॉरी ये संयुक्त व्यंजन ही है, ये वाले, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। जैसे त्रा, जिया, छा, इनकी संख्या। और 33 हमारे ऊपर व्यंजन हो गए थे। देखिए कैसे, आइए एक बार लेते हैं। तो 25 तो स्पर्श हो गए, 4 जे होगा 29 अंतस्थ, और ऊष्मीय 4, तो 25, 4 29 और 4 33। और ये संयुक्त व्यंजन 4 अलग से, ठीक है। तो 11 स्वर, 2 अयोग्य, 2 उच्चित, 4 संयुक्त व्यंजन और 33 व्यंजन। तो ये कुल मिला के 52 वर्ण जो हैं वह हमारी वर्णमाला में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो वह 52 है, 52 है। याद रखें इस बात को, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें हुई क्लियर। अब हम देख लेते हैं इन पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को चेक करते रहिए, अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, या वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के भेद के विषय में बताइए। ऑप्शन ए बताता है 10 भेद, बी ऑप्शन लिखा है 7 भेद, ऑप्शन सी में बता दिया गया कि 2 भेद हैं, और ऑप्शन डी में बता दिया गया था कि 8 भेद हैं। हमने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा, बार बार दोहरा दोहरा के ये बात कही कि वर्ण के कितने भेद हैं। तो प्रिय दोस्तों, वर्ण के सिर्फ 2 ही तो भेद बताए, पहले स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होती है। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। कितने वर्ण, अभी अभी तो काउंट किए थे 52, तो डायरेक्ट आंसर 52 है ना, बाकी जो कुछ है गलत ही होगा। अयोग्य, प्रश्न नंबर 3, अयोग्य कहा जाता है, अयोग्य किसे कहा जाता है, तो कोई 2 वर्ण को हमने बताया कि अयोग्य थे। कौन कौन से, ऑप्शन देखिए पहले क्या है, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। महाप्राण और अल्पप्राण हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए अयोग्य कौन कौन से होते हैं, एक तो विसर्ग और दूसरे अनुसार, ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं,
अयोग्य ही तो कहलाते हैं, तो विसर्ग को अयोग्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? तो समृत स्वर की हमने ट्रिक बना दी थी। सुई, सामान्य, समृत, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, ये 4 ही स्वर हमारे समृत थे। तो ऑप्शन था ए छोटा बड़ा आ, औ, ए और छोटी ई, तो छोटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 में कि मध्य स्वर कौन सा है? मध्य मतलब बिल्कुल जीवा के बीचों बीच, तो जीवा के बीचों बीच हमने बताया था आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा आ बैठा होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वहीं प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या बात कही गई है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़े ऊ को इस प्रकार का स्वर कहा गया है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है वह किस प्रकार का है स्वर है? तो अभी अभी आपने पढ़ा, क्या ये पश्च विव्रत है, क्या ये अब अग्र समृत है, अग्र विव्रत है? नहीं, ये पश्च समृत है। समृत का मतलब मुख बंद रहता है ना, अभी अभी डील किया था, तो ये पश्च समृत में आता है, ध्यान रखना बड़ा ऊ। प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो अभी अभी तो हमने पढ़ा कि जो पार्श्विक ध्वनि होती है वह ला होती है। ला कौन से वर्ण उसमें था? तो हमने पढ़ा था कि या, वा, रा और ला, ये सभी के सभी अंतस्थ व्यंजन थे, और अंतस्थ व्यंजन में भी या और वा अर्ध स्वर हैं। ला जो है पार्श्विक ध्वनि है, रा जो है वह प्रकंपित या फिर लुंठित ध्वनि है। ठीक है जी, तो ये आपको कंप्लीट हुआ होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, उसे समझ लीजिए, एक बार में ही समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो रा के रूप है। रा के रूप क्या होते हैं? एक तो रा का व्यंजन रूप होता है और एक रा का स्वर रूप होता है। जैसे यदि आप यहाँ पे समझिए, यदि आप लिखते हैं कृपा, तो कृपा में देखिए रा टंगा है नीचे, तो री की आवाज आ रही है, तो यानी कि इसमें जो रा का रूप है वो कौन सा है? री का है। ठीक है, यानी कि ये रा का स्वर रूप है ना, क्योंकि री तो एक स्वर है ना, तो ये रा का स्वर रूप है। कहानी स्वर की खत्म। अब व्यंजन में भी कहानी आती है कि भाई व्यंजन रूप तो है, लेकिन व्यंजन में पूरा रा है या फिर आधा है, तो इसमें पूरा और आधा की बहुत कहानी फंसती है। अब देखिए, पूरा और आधा की याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जो भी हल्की चीज होती है वो आप ऊपर रख लेते हैं आराम से, है ना, रुई का पैकेट वगैरह, और जो भारी चीज होती है उसे नीचे फेंक फेंक के लाते हैं, मार मार के लाते हैं, जैसे कि सिलेंडर वगैरह लाया जाता था पहले की गलियों में, तो घर पे डिलीवरी हो जाती है। तो ठीक है ना, तो देखिए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो भारी चीज है वो नीचे रहेगी और जो हल्की चीज है वो ऊपर आप उठा सकते हैं बड़े आराम से। तो कर्म में देखिए, कर्म में जहां जहां ये रा टंगा होगा ऊपर, जहां जहां रा टंगा होगा ऊपर, भाई समझ लीजिए हल्का होगा। हल्का मतलब ये है भाई आधा रा होगा। ठीक है, और जहां जहां रा टंगा होगा नीचे इस प्रकार से, तो वहां पूरा रा होगा। ये रा का व्यंजन रूप है। व्यंजन रूप में आधा और पूरा पाया जाता है। री में बिल्कुल आवाज ही री की आ जाएगी। ये कृपा, क्री 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 क्री, तो कृपा में री रूप है, री एक स्वर रूप है। यहाँ तक की चीजें हुई क्लियर। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि अलग प्राण क्या होते हैं, है ना, हम पढ़ेंगे भाई अभी अल्प प्राण, हम पढ़ेंगे महाप्राण। ठीक है, तो बाकी मतलब जो भी वर्णमाला की शेष रह गए हैं चैप्टर, वर्णमाला में जो कुछ भी शेष बचा है वह हम अगले के लेक्चर में बिल्कुल आपके साथ डील करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात ध्यान रहे, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, है ना। जो भी सफल सफल अभ्यर्थी हैं, मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, कृपया करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि इस प्रकार के लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं या इनमें कोई सुधार की आवश्यकता हो, तो प्लीज़ कृपया करके जरूर बताएं और खूब मेहनत से पढ़ते रहें। आप सभी को निश्चित ही सफलता प्राप्त हो, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।